नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। समूचे विपक्ष को ये तो पता है ही कि एसआईआर की जो इस समय कवायद चल रही है, ये तो हो करके रहेगी। इसको कोई रोक तो पाएगा नहीं। पर सवाल ये है कि ये फिर हल्ला क्यों, ये प्रदर्शन क्यों, ये पार्लियामेंट को बाधित क्यों किया जा रहा है? अब इसका सवाल भी आपके मन में आ ही गया होगा कि ये कोई पहली बार तो है नहीं कि कोई मुद्दा हाथ लगा हो और इन्होंने पार्लियामेंट को बाधित ना किया हो। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जो हल्ला काटा जा रहा है पार्लियामेंट के बाहर पोस्टर बैनर हाथ में लेकर के, देखिए उसमें तीन पार्टियां नदारत हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी। ये तीनों राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखना नहीं चाहते हैं। विरोध तो ममता बनर्जी भी अपने हिसाब से कर रही है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अभी एसआईआर होनी है। बहुत ओर से करजी जुड़ रहे हैं। तीन चीजों पर चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी की जो रणनीति है उस पर, कांग्रेस की अगर कोई रणनीति है तो उस पर भी, और तीसरे झारखंड में क्या होने जा रहा है। तो सीधे भाऊ से जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाऊ प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका। तो भाऊ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो अपनी चाल से आगे बढ़ रही हैं। जिस दिन हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस दिन भी वो मालदा में थी, मुर्शिदाबाद में थी, कूच बिहार में थी। एसआईआर को लेकर के ही वो सरकार पर हमले भी कर रही थी। लेकिन ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि उनका तो पूरा कैडर मतदाता सूची बनवाने में लगा हुआ है। जी भाऊ। तो वही तो ममता की मुझे स्ट्रेटेजी लगती है। ममता ने देखो, एक तो बात है कि ममता गठबंधन का बंगाल में एटलीस्ट गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। ममता अकेली ही बीजेपी से लड़ रही है और जो गठबंधन में नेशनल लेवल पर वो काम करती है तो उसमें सीपीएम और कांग्रेस उनके साथ आ जाते हैं, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस। तो उनकी बात क्लियर है कि उनको बंगाल में तो थर्ड कोई पार्टी नहीं चाहिए। तो कांग्रेस और सीपीएम के साथ जाना तो उनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अपने तरीके से पिछले 5 साल से ये किया है कि दिल्ली में इनके साथ है। लेकिन अभी दिल्ली में यानी पार्लियामेंट में भी अगर कांग्रेस के साथ नहीं रहती है, उसका मतलब साफ है कि ये बिहार का प्रभाव है। मैं मानता हूँ कि बिहार में उन्होंने एक बात समझ ली कि अगर राहुल गांधी के लिए थोड़ा भी स्पेस दिया जाए तो वो ऐसा आकर कुछ गड़बड़ कर देंगे कि साला हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, उनकी तो पार्टी है ही नहीं। तो पहली बात है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी से पल्ला झाड़ो। दूसरी बात यह है कि जिस ढंग से खबरें आ रही थी पिछले कुछ एक महीने से आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी वो उठाई है कि देश देश के कोने कोने से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या ढूंढे जा रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। और वापस जाने का एक ही रास्ता है, वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, बांग्लादेश की सीमा से इनको पिटा भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी संख्या में बहुत सारे जो हकीमपुर या पाचागढ़ वगैरह जो बॉर्डर पोस्ट है वहां से जा रहे हैं, वो सबके सब बंगाल के नहीं है, पश्चिम बंगाल के नहीं है। उनमें बहुत सारे कोई गुरुग्राम के हो गए, दिल्ली के हो गए, महाराष्ट्र में भिवंडी वगैरह से भेजे गए हैं। तो ये सब चल रहा है। तो ममता ने एक समझ लिया है कि जो गलती गठबंधन की बिहार में हो गई, जिसके परिणाम वो भुगत रहे,
कि एसआईआर तो चल रहा था और वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, एसआईआर के खिलाफ आंदोलन राहुल गांधी चलाते रहे और उनके पीछे पीछे तेजस्वी यादव दौड़ते रहे। इतने में चुनाव आ गया और जो 2 महीने का समय चुनाव से पहले होता है, आपको अपने वोटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। 2 या 3 महीने की बात होती है, कम से कम आप अपने वोटर के पास जाओ, 100% वोटर से कनेक्ट करो, हो सके तो 2 या 3 बार। आप बिहार में देख रहे हैं, बिहार में जिस ढंग से आरएसएस का प्लानिंग था कि कम से कम एक वोटर से 5 से 7 बार मिलना जरूरी है। अब सोचिए कि अगर एक वोटर को 5 या 7 बार मिलकर आप एक विचारधारा या प्रोग्राम उनके दिमाग में डालते हो, 3-4 बार भी हो गया तो वो उसका प्रभाव आपको वोटिंग में मिलता है। तो वो जो समय था, वो समय राहुल गांधी वोट चोरी की पदयात्रा करते रहे, रैलियां करते रहे, निदर्शन करते रहे, आंदोलन करते रहे और वोटर से कनेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ। उसका परिणाम हम बिहार में देख रहे हैं। तो ममता बिल्कुल होशियार है, उसको मालूम है कि चुनाव मीडिया में जो खबरें आते उस पर जीते नहीं जाते। चुनाव जीतने के लिए वोटर से कनेक्ट चाहिए। वोटर क्या बोलते हैं, पोलिंग बूथ पर हमारे वोटर आने चाहिए, नहीं तो जो हमारे खिलाफ जाएंगे उनको रोका जाना चाहिए। ये सब उनकी टैक्टिक्स है। तो इसलिए ममता ने यह तय किया है कि वोटर लिस्ट के खिलाफ आंदोलन दिखाने के लिए चलता रहेगा, लेकिन जो वोटर लिस्ट है उसमें क्या हमारे नाम कट रहे हैं, घट रहे हैं? अगर घट रहे तो वो कैसे रोके? और इसलिए बंगाल में जो एसआईआर जोर शोर से चल रहा है, उसमें एक बाजू में ममता आंदोलन में है, लेकिन उनके कार्यकर्ता हर बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर है एसआईआर कर रहा है, चुनाव का पुनर्निर्माण या सुधारना चल रही है, उसमें ममता का कोई ना कोई कार्यकर्ता हर बीएलओ के साथ है। उसके सिवा उन्होंने अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग इलाके में अपने टेबल डालकर वोटर के लिए सुविधा खड़ी कर दी है कि भाई आपका नाम है कि नहीं चेक करो। क्योंकि एक बात है, सुप्रीम कोर्ट से रोका नहीं जाएगा, आंदोलन से रोका नहीं जाएगा, और गुंडागर्दी भी करनी है, बोगस भी वोटिंग करना है, तो कम से कम वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। जिनको घुसाना है, जिनके नाम पर बोगस वोटिंग करना है, वो नाम तो होना चाहिए। तो इसलिए एसआईआर के साथ ममता का केडर कोऑपरेट भी कर रहा है और ममता के कार्यकर्ता और ममता के नेता आंदोलन भी कर रहे हैं। यानी 2 लेवल की स्ट्रैटेजी ममता ने अपनाई है। क्योंकि बिहार में जो कुछ हुआ और बड़ी लैंडस्लाइड बीजेपी और जेडीयू को मिली, इसका सबसे बड़ा कारण था कि एसआईआर का जो बिना सर पैर का आंदोलन चलाया गया और कार्यकर वोटर से कनेक्ट नहीं हुआ। वो कनेक्ट होना अभी लंबा है, बहुत दूर है, 5 महीने बाकी है। लेकिन उसके लिए पहली बात है कि जो वोटर है वो वोटर लिस्ट से निकलता है। तो वोटर लिस्ट में हमारे जो नाम है वो रहने चाहिए, और जो हमको चाहिए, हमको वोट देंगे, वो नाम वोटर लिस्ट से जुड़ने चाहिए। ये दोनों लेवल पर ममता काम कर रही है और ये बाकी के सिर्फ चिल्ला रहे। तो इसलिए ममता पार्लियामेंट में अगर कांग्रेस से, राहुल गांधी से दूर रहती है तो उसका मतलब यही है। और अखिलेश भी शायद ममता से यह सबक सीखकर अपने जगह वो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से, देखो, राहुल गांधी से दूर रहना भी एक काम है। आज की राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में, मैं मानता हूं आज एक काम राजनीति का ये भी होता है कि भाई राहुल गांधी से दूर रहो। सामने वाले फुटपाथ से राहुल गांधी आ रहा है तो रास्ता क्रॉस करो, दूसरे फुटपाथ से निकल जाओ। ये भी एक राजनीति का काम बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और भाऊ, ये भी चर्चा सुन रहे हैं जो आप कह रहे हैं, और ये इसकी पुष्टि भी करता है कि हेमंत सोरेन की कोई सीक्रेट मीटिंग्स हुई है बीजेपी के बड़े नेताओं से, और हेमंत सोरेन भी अब इनके चंगुल से निकलना चाहते हैं। मैंने वो तो बिल्कुल पक्की बात है, और इसमें कोई, मुझे अभी अभी ये खबरें आ रही है, लेकिन आपको 14 नवंबर को जो वोटिंग वो मतगणना हो गई और बिहार के नतीजे सामने आ गए,
उसके बाद शायद 4-5 दिन के बाद मैंने वीडियो बनाया था कि सबसे पहली अगर इंडिया अलायंस टूटेगी तो झारखंड में टूटेगी। आपको याद होगा कि मोदी जी ने शायद 14 नवंबर को नतीजे आने के बाद जो भाषण किया था, उसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि बहुत जल्दी कांग्रेस टूटने वाली है, इंडी गठबंधन टूटने वाला है। तब उसका आधार लेकर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सबसे पहला अगर गठबंधन टूटना है और या कांग्रेस टूटनी है तो झारखंड में टूटेगी। अब ये मेरे दिमाग में कहां से आ गया कि बिहार के चुनाव में सीट का बंटवारा गठबंधन आखिर तक नहीं कर पाया। और आपके वीडियो में मैंने मजाक में बोला था कि महागठबंधन का जो सीट का बंटवारा है वो शायद चुनाव आयोग करेगा, क्योंकि सब गठबंधन के जो पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट जो पर्चे भरेंगे और विड्रॉल के बाद जो बचेंगे तो उतनों को तो लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब सीट का बंटवारा चुनाव आयोग के दफ्तर में हो जाएगा, ये मैंने कहा था। अब बात यह है कि उसमें पहले से यानी झारखंड जो है वो पहले बिहार का ही हिस्सा था, फिर अलग कर दिया गया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो बिहार के सीमावर्ती इलाकों में है और वो चुनाव लड़ना चाहते थे और पहले से इंडी गठबंधन का वो हिस्सा है। आपको याद होगा तो लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उनको अरेस्ट किया गया था। वो दिल्ली आए थे, दिल्ली से भाग चुके थे, फिर उनको अरेस्ट किया गया और उनके और केजरीवाल के लिए कांग्रेस की नेतृत्व में रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली हो गई थी, जिसमें खुद सोनिया गांधी आई थी और सोनिया गांधी ने अपनी दोनों तरफ केजरीवाल की पत्नी और हेमंत सोरेन के पत्नी को बिठाया था। जी तो जी बात कि तब से ये थे उनमें उनके साथ। लेकिन अभी अभी जो महाराष्ट्र के साथ झारखंड का हुआ तो झारखंड तो उन्होंने 1 साल पहले जीत लिया था। इसके बावजूद उसमें उन्होंने कांग्रेस को सीटें दी थी, आरजेडी को सीटें दी थी, लेकिन बाहर के आए तब को जो कुछ 10-12 सीटें चाहिए थे, कम से कम 5-6 सीटें तो दे देते, लेकिन इनके साथ खेल करते बैठ गए और आखिरी दिन जाने पर्चा भरने का आखिरी दिन हो गया तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट अलॉट नहीं की गई। हाँ, उनको शब्द आश्वासन देते बैठ गए और गुस्सा आ गया था उनको। अब देखिए झारखंड की सरकार में मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, लेकिन कांग्रेस भी उसमें शामिल है, कांग्रेस के मंत्री है, आरजेडी के भी 4 एमएलए है और 1 मंत्री है। आप उसके साथ जो आपको अपने सत्ता में हिस्सेदारी दे रहा है झारखंड में, उसके साथ अगर आप दगाबाजी कर रहे हो तो वो क्या खुश होगा? वो तभी से नाराज था और उस वक्त उन्होंने आखिर में बोल दिया कि ठीक है मैं बिहार का चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि ठीक है भाई फ्रेंडली फाइट वगैरह करते हम 10-12 तो सीटें लड़ेंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट पर उन्होंने हेमंत सोरेन ने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है हम लड़ते ही नहीं, लेकिन आपने हमसे दगाबाजी की है। इतनी साफ भाषा में अगर हेमंत सोरेन बोला है और आज इनका पूरा वाटरलू या सुपड़ा साफ हो गया तो उसके बाद बदले की भावना से हेमंत सोरेन कुछ करेगा तो उसमें गलत भी क्या है? गलत भी क्या है? और इसलिए मैंने शायद 20 या 21 नवंबर को एक हिंदी में वीडियो डाला था कि सबसे पहले इंडी गठबंधन अगर टूटेगा तो वो झारखंड में टूटेगा। हाँ, लेकिन अभी जो खबरें आ रही है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कुछ दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिली, तो वो तो रूटीन होता है, कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से जाकर मिल सकता है। लेकिन आज की सिचुएशन में मिलने के बाद जो सुर्खियां आ रही है, जो खबरें आ रही है, वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मुझे वो खबरें सही नहीं लगती। हाँ, मैं एक बात है कि मैं मानता हूं कि इंडी गठबंधन टूटेगा, लेकिन हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ नहीं आएगा, ना कि बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ जा सकती है। हाँ, लेकिन इंडी गठबंधन तोड़ने के लिए बीजेपी हेमंत सोरेन को प्रोत्साहन दे सकती है,
मदद दे सकती है, जो जो चाहिए वो मदद मिलेगी। और दूसरी बात है कि ये जो उन्होंने कुछ स्कीम, रेवड़ी स्कीम चलाई थी, इसके कारण उनकी गवर्नमेंट की तिजोरी खाली हो गई है, तो दिवालियापन आ रहा है, तो इसके लिए सेंट्रल की मदद चाहिए, तो कांग्रेस के साथ रह के तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी हेमंत के साथ अलग से गेम खेलेगी। अब मेन अपोजिशन बीजेपी है, और तो वही सोरेन के साथ चली जाए तो कांग्रेस के लिए झारखंड में नया स्पेस मिल सकता है। कांग्रेस को अलग छोड़कर अगर हेमंत सोरेन और बीजेपी, अगर इनका गठबंधन हो जाता है, सरकार बन जाती है, तो कांग्रेस को रिवाइवल का स्कोप मिल सकता है। मैं नहीं मानता कि बीजेपी देगी, क्योंकि एक साल पहले जो झारखंड में चुनाव हो गया था, उसमें वोटिंग परसेंटेज हम देखें तो बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज झारखंड मुक्ति मोर्चा से 8-10% ज्यादा है। सीटें कम है लेकिन ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी ने सीटें ज्यादा लड़ी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट बंटवारा करके लड़े थे। तो अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो तीसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस को अपने हाथ पैर फैलाने के लिए पॉलिटिकल स्पेस मिल जाता है। तो मैं नहीं मानता कि बीजेपी ये करेगी। अगर 30-35% पर वोट पाकर बीजेपी अपोजिशन में बैठी है, तो बीजेपी हेमंत सोरेन के साथ नहीं जाएगी। वो बोलेगी हम दोस्ती में रहेंगे, तुम कांग्रेस को हटा दो, राहुल गांधी का नाक कटवा दो, उसके लिए तुमको मदद करेंगे। चाहिए तो कांग्रेस के एमएलए तोड़ो और अपना डायरेक्टली बहुमत बनाओ, तुम अकेले की सरकार बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं। जी जी। हम तुमको सरकार चलाने में मदद करेंगे, लेकिन पॉलिटिकली हम विधानसभा में विपक्ष में ही बैठेंगे। ये लाइन बीजेपी ले सकती है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पॉलिटिकली करेक्ट तो यही है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है भाऊ? इधर उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता आनंद दुबे जिस तरह कांग्रेस पर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तो अभूतपूर्व है। आप एक गठबंधन में भी हैं और सीधे कांग्रेस पर वार भी कर रहे हैं, और वो शायद इसलिए चिढ़े बैठे हैं। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पता नहीं जनता में क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। इनका कहना यह है कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ही एक बड़ा रोड़ा बनकर के खड़ी हो गई थी उद्धव ठाकरे को फेस के रूप में घोषित करने के मामले में। हालांकि शरद पवार का भी बयान तो आया था उस समय कि बिना फेस के ही हम मैदान में जाएंगे। नहीं वही नहीं, तो मैंने बिहार के बारे में भी बोला था कि बिहार में भी महाराष्ट्र रिपीट हो रहा है। मतलब वही था, एकजुट होकर एक दिल से अगर आप वोटर के सामने नहीं जाते तो गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन का मतलब टीम वर्क होता है। अब मुझे बोलिए कि वो कोई बुमराह है हमारा बॉलर, वो अच्छी गेंदबाजी करेगा, लेकिन विराट कोहली होगा या रोहित शर्मा ऐसा कोई खिलाड़ी है, बोला साला विकेट तो उसके नाम लगने वाले, तो मैं क्यों कैच लूं? कैच तो कैच लेने के बाद विकेट होती है, वरना विकेट नहीं होती। लेकिन मैंने कैच ली, उसका क्रेडिट तो मुझे नहीं मिलना है, विकेट तो बुमराह के नाम पर जाएगी, तो मैं कैच नहीं लूंगा, उसके लिए नहीं दौड़ूंगा। अगर इस ढंग से टीम चलेगी तो टीम हार जाती है। महागठबंधन या जो गठबंधन है उसकी हालत वही तो है। गठबंधन की हालत वो है कि उसमें एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, एक दूसरे को मदद करने में लगे ही नहीं है। ट्रेन में या बस में भीड़ के समय में लोग घुस जाते हैं, वो एक दूसरे के बिलक कर पकड़ कर खड़े रहते हैं, लेकिन इसका मतलब वो रिश्तेदार या दोस्त तो नहीं होते। अपना डेस्टिनेशन आ गया, उतर गए, कौन बाजू में खड़ा था या नहीं था ये पता नहीं होता मुझे। तो उसको गठबंधन नहीं बोलते। गठबंधन का मतलब टीम वर्क होता है, एक दूसरे को मदद करना। तो ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन जो है, वो एक भीड़ है, एक जमावड़ा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जो हालत बिहार के रिजल्ट के बाद, महाराष्ट्र और बिहार के बाद आ गई, उससे हम देखते हैं कि अखिलेश सावधान हो गया। उसने तो मेरा ख्याल है डिक्लेयर, उसने या किसी ने, कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है वो हम अलग अलग लड़ेंगे। ये डिक्लेयर कर दिया ना, अखिलेश ने भी डिक्लेयर कर दिया। तो महाराष्ट्र में भी वही है। अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे को उद्धव ने साथ में ले लिया, तो कांग्रेस बोलते ठीक है, तो फिर हमको उद्धव ठाकरे भी साथ नहीं चाहिए। यानी कांग्रेस की, महाराष्ट्र में कांग्रेस की ताकत है क्या? वोटर है, लेकिन कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में कोई लीडरशिप नहीं है जो वो वोटर बेस है वो कल्टीवेट करे। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने पिछले 3-4 महीने में बिहार में जो कुछ ड्रामा किया, जो कुछ मेहनत की, जो कुछ कहना है, तो उतनी अगर महाराष्ट्र में करते तो शायद 3 साल के बाद एक लड़ने के लिए पार्टी और संगठन खड़ा हो जाता। आज भी 13-14% तक कांग्रेस के वोट है जो बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी लगे हैं। बंजर जमीन में उनको फसल उगानी है और अच्छी जमीन महाराष्ट्र में, उधर उनको काम करना नहीं है, तो खुद तो करते नहीं। और जो उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश हो या तेजस्वी हो, उसके लिए बाधा बनते हैं, क्योंकि कांग्रेस में कोई सीरियस लीडरशिप बची नहीं है। जिस ढंग से ये लोग राहुल गांधी का बचाव पेश करते हैं, वो देखने के बाद ये पता चलता है कि कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता क्या बोलते हैं उसको खत्म करना, यही कांग्रेस की लीडरशिप ने खुद ही तय कर लिया है। और इसलिए ये बचकानी हरकत करने वाला एक लीडर लाके टॉप पर बिठा दिया है। कल कांग्रेस क्या करने वाली है ये किसी भी कांग्रेस वाले को पता नहीं होता। उस समय राहुल के दिमाग में जो कुछ आएगा वो हो जाएगा। तो ऐसी पार्टियां नहीं चलती, और ऐसी ढंग से चलने वाली पार्टियां चुनाव जीत नहीं पाती। तो महाराष्ट्र में जो आपने पूछा कि वो दुबे करके जो प्रवक्ता है वो गुस्से में है, क्योंकि वो देख रहा है कि कांग्रेस की वजह से शिवसेना का नुकसान हुआ, उधर तेजस्वी का हुआ, हर क्षेत्रीय पार्टी जो मित्र दल है उनका नुकसान हो रहा है, इसलिए वो गुस्से में है। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, एकनाथ शिंदे एक बड़े ग्रुप की तरह शिवसेना से बाहर निकले, इसके बाद शिवसेना पार्टी भी, सिंबल भी, झंडा डंडा सब उठा करके ले गए वो, और मातोश्री में उद्धव ठाकरे अपने कुछ करीबियों और बेटे के साथ अकेले बैठे हैं और मक्खियां मार रहे हैं एक तरीके से। विधानसभा चुनाव में तो बहुत ही बुरा हाल हुआ, हालांकि गठबंधन में फिर भी 20 सीटें लेकर के वही सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। भाऊ, वैसा कुछ आप दिल्ली में इस 10 जनपद परिवार के साथ भी होने की आशंका आप देख रहे हैं क्या, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है? यानी पार्टी टूटे, क्योंकि राहुल गांधी, इनकी मम्मी, ये लोग और जो इनकी चापलूसी में अंधे हुए बैठे हैं, उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बेड़ा गर्क हो चुका है। चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, इसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय नौटंकी और पाखंड करने में लगे हुए हैं, ताकि कोई हम पर सवाल खड़े ना करे, बल्कि दूसरे मुद्दे उठा दो। तो क्या कांग्रेस में ये स्थितियां, परिस्थितियां बनेंगी जो मातोश्री परिवार के साथ हुआ? शायद हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस टूटेगी एक बात की है, तो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी कभी भी ओछी बात नहीं करते, फालतू बात नहीं करते, बकवास नहीं करते। अगर उन्होंने इशारा दिया है तो उस दिशा में कुछ काम होता होगा। अब एकनाथ शिंदे अचानक एक दिन उठ गए और उनको लगा नहीं नहीं सब बहुत हो गया उद्धव का सुनना, अब जाके निकल जाते हैं। तो अचानक नहीं गए, सूरत से गुवाहाटी गए, उसका कोई प्लानिंग तो होगा। उनको वहां रिसीव करने वाला कोई होगा, उनकी व्यवस्था करने वाला कोई होगा। वहां जाकर असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने उनके लिए सब सुविधाएं खड़ी कर दी, इसका मतलब पहले प्लानिंग था। तो शायद कांग्रेस में ऐसी बड़ी टूट करने वाला कोई स्ट्रांग लीडर जो एकनाथ जैसा
एमएलए साथ लेकर आके आखिर तक लड़ने के लिए खड़ा हो गया, ऐसा कांग्रेस में कोई नेता ढूंढते होंगे? वो थरूर भी हो सकता है, क्या पता हमें। थरूर इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, हाँ उसका ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी कितनी है पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई एकनाथ शिंदे ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस के पास है या नहीं? उसकी उसको ढूंढना शायद मोदी और अमित शाह वगैरह करते होंगे, और शायद उनकी नजरों में ऐसा कोई है कि जो ये कर सकता है, तो अगले कुछ महीनों में ये होता हुआ हम देख सकते हैं कि भाई बहुत हो गया, हमको पार्टी बचानी है, हमको परिवार नहीं बचाना है। ऐसे खड़ा होकर कहने वाला हिम्मतबाज अगर मिलेगा तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी टूटेगी, और उसको बीजेपी अमित शाह वगैरह जो जो कुछ मदद चाहिए वो दे देंगे। और शायद इसी तरफ प्रधानमंत्री ने जो इशारा किया है कि कांग्रेस पार्टी भी टूट सकती है, तो मुझे लगता है कि गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस बनाने का कुछ प्लान चल रहा है। अभी मेरे पास कोई उसकी पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री बोले तब से मुझे लगता है कि कांग्रेस टूटेगी का मतलब एक परिवार वाली कांग्रेस, और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लेकर चलना चाहते ऐसी कांग्रेस तो टूट होगी, तो इस तरह की होगी। और इसके लिए शायद बीजेपी जिसको मदद चाहिए या जो मदद चाहता है लेकिन स्ट्रांग भी है, आखिर तक टिक सके, ऐसा कोई नेता कांग्रेस में ढूंढते हो सकते हैं। ये मेरा अभी का अंदाजा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं भाऊ। और आपने अभी इंडिकेशन दिया कि इंडी अलायंस तो लगभग समाप्त प्राय दिखाई दे रहा है, लुंज पुंज है। और अगर आम आदमी पार्टी, अगर ममता बनर्जी, अगर समाजवादी पार्टी फ्लोर मैनेजमेंट के मामले में भी और धरने प्रदर्शन और ये जो हाय हुल्ला कर रहे हैं संसद में, वहां मौजूद ही नहीं है इनके साथ, तो एक बड़ा प्रश्न तो खड़ा हो रहा है भाऊ। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सवाल खड़े कर चुकी है कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कौन सी मीटिंग बुलाई गई है इंडिया अलायंस की। उधर मुंबई में शरद पवार एकदम खामोश हैं, इनकी किसी तरह की गतिविधियों में इनके साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम मान लें कि इंडिया अलायंस ओवर? नहीं, उसकी शुरुआत ही नहीं हुई थी। मैंने पहले से ही कहा है कि इंडिया अलायंस का कोई भवितव्य नहीं हो सकता। वो पार्लियामेंट के लिए थी, और कमलनाथ ने गलत नहीं कहा था। पिछले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कुछ 10-15 सीटें मांगी थी और कमलनाथ ने साफ साफ इनकार किया था, आपको याद होगा। और उस वक्त इंडिया अलायंस बनी थी, पटना, बंगलोर और मुंबई में मीटिंगें हुई थी, और अगली मीटिंग भोपाल में होगी ये तय हुआ था। लेकिन कमलनाथ ने उसके लिए साफ इनकार कर दिया कि भाई विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन या इंडी अलायंस नहीं है, ये कमलनाथ ने कहा था, आपको याद होगा। और उससे अखिलेश गुस्सा हो गया, और अखिलेश ने कुछ 25 या 30 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से सटे इलाके में खड़े किए थे, आपको याद होगा जी। तो ये तो था ही नहीं। तो बात ये है कि फिर और हाँ, उस वक्त अखिलेश ने एक बात कही थी, वो मुझे याद आती। अखिलेश बोला कि अगर ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है, विधानसभा के नहीं है, विधानसभा के लिए नहीं है, ये अगर पहले से कहते तो हम इनके पटना की या किसी भी मीटिंग में आते ही नहीं। तो गठबंधन तो है नहीं। हाँ, एक बात मैंने पिछले हफ्ते में एक वीडियो बनाया था, उसका शीर्षक था, हेडिंग था कि मुर्दा घर में लावारिस लाश पड़ी है, उठाने वाला कोई नहीं। तो यूपीए नाम का भी एक गठबंधन था, 2014 से लेकर 2004 से लेकर 14 तक देश की सत्ता में बैठा था। बिल्कुल। फिर 14 से लेकर 19 तक उसकी कुछ ना कुछ मीटिंगें होती थी, लेकिन 2019 के बाद वो यूपीए नाम का गठबंधन जो है उसका मुर्दा लावारिस पड़ा हुआ है।
किसी को याद तक नहीं आता, ना किसी ने उसके अंत्येष्टि किए, ना कुछ हुआ है। उतने में INDIA नाम का एक दूसरा मुर्दा तैयार हो रहा, अभी अधमरा है, अभी मरा नहीं है, लेकिन उसको क्लेम करने वाला, वो बॉडी क्लेम करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे गठबंधन से मतलब क्या है? ये लावारिस पड़ी लाश है और दूसरी लाश आने वाली है। इससे ज्यादा उनको कोई भवितव्य नहीं है। जब तक राहुल गांधी है तब तक कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता, और रिवाइवल नहीं होगा जब तक सर्वाइवल नहीं होगा, और सर्वाइवल के लिए राहुल गांधी कोशिश नहीं करते और कोशिश करने भी नहीं देते। तो कहां से कांग्रेस खड़ी होगी? और कांग्रेस अगर अभी आपने बोला तो देख, 32 मेरे ख्याल में ममता के MP है, 37 मेरा ख्याल है, 35 या 37 अखिलेश के, यही दोनों मिलकर कम से कम 65-70 हो गए। तो ममता के विपक्ष में 27, और ममता के 27 है, ममता के 27 हैं शायद। अच्छा 27 है, जी तो जी 27 है, तो ये 27 और इनके 35 वगैरह कुछ इकट्ठा के, तो आप बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी जोड़कर हम देखें तो कम से कम 70 MP इनके, जो को सो कॉल्ड INDIA है, उससे अलग बैठे हैं। एक बिल्कुल साल भी लोकसभा को नहीं हुआ है, अभी गठबंधन गठबंधन करके काम तक नहीं कर रहा है। तो जिस ढंग से है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई भविष्य है। तो ये मरने देंगे, और फिर पिछला अगला चुनाव आ जाएगा 2029 का, तो 28 में नया गठबंधन नए नाम से बनाने की कोशिश शुरू करेंगे। उसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ममता का टारगेट आज की तारीख में सिर्फ फिर से बंगाल जीतना है, और इसके लिए जितना हो सके राहुल गांधी से दूर रहो, राहुल गांधी के साथ खुद को आइडेंटिफाई मत करो। अगर इस ढंग से ममता जा रही है और 26 में वो सक्सेसफुल होती है, तो अखिलेश भी 2027 में यूपी के चुनाव में कांग्रेस को साथ नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मुद्दे तो और भी बहुत हैं जिन पर आपसे डिस्कशन की इच्छा रहती ही है, लेकिन समय की भी एक बाध्यता है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने अपने विचार रखे हैं, और दर्शकों को निश्चित रूप से वो अच्छे लगे होंगे। अपेक्षा करते हैं कांग्रेस से कौन शिंदे निकलता है। बिल्कुल। तो अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऑल वाला बटन दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। भाऊ के 2 चैनल हैं, मराठी में प्रतिपक्ष जो बहुत ही लोकप्रिय चैनल है, और हिंदी में प्रतिवाद। दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करें और उनको सब्सक्राइब करके सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।